द्वीपी समूह, द्वीप समूह है, द्वीपी समूह होगा। द्वीपी समूह। देखिए इसमें हम लोगों को जो पढ़ना था कि एशिया में भारत की स्थिति क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या लिखना है। जैसे एशिया में हमारा जो भारत है एशिया में है, इसमें कितने अक्षांश पर है, कितने देशांतर पर, ये हम लोगों ने देखा। और भारत के उत्तर में क्या है, भारत के दक्षिण में क्या है, भारत के पूर्व क्या है, भारत के पश्चिम में क्या है। हम लोगों ने हिमालय पर्वत को पढ़ा, साथ मध्यवर्ती मैदान को भी पढ़ लिए ना। अब हिमालय में हम लोगों ने 3 चरण पढ़ा, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। ठीक, जैसे पूरे हिमालय को हम लोगों ने 3 भागों में बांट पढ़ा था। जो हिमालय का सबसे ऊपरी छोर था उसे हम लोग महान हिमालय कहते हैं, बीच वाले को मध्य हिमालय कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, शिवालिक कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि मध्यवर्ती मैदान क्या है। अब जो तटवर्ती द्वीपी समूह, जैसे हमारा जो भारत है, अगर हम भारत की बात करें तो जैसे हमारा जो भारत देखेंगे आप तो ठीक, मान लीजिए इसी तरीके से हमारा भारत है। तो एक तरफ अरब सागर है और एक तरफ क्या है, बंगाल की खाड़ी है। अब जो ये वाला एरिया है और ये वाला एरिया है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के कल्चर, यहाँ की खेती, यहाँ के रहन सहन अलग तरीके से होंगे। जो ये मध्यवर्ती वाला क्षेत्र है यहाँ का मामला अलग होगा। ये जो हिमालय से सटा हुआ है यहाँ का मामला अलग होगा। पूर्वी भारत में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, यहाँ का मामला अलग होगा। तो इस तरीके से कि जो हमारे भारत की स्थिति है, मतलब जलवायु के हिसाब से, तापमान के हिसाब से, उस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो यहाँ का कुछ अलग है, यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो भारत में जो तटीय द्वीप, मतलब एक द्वीप तो आपका अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, वो तो अलग की बात है। अब हम लोग देखेंगे जो तट पे द्वीप है, इस तट पे और इस तट पे कौन कौन से हैं और उनकी क्या कंडीशन है, लिखिए। देखिए दक्षिणी पठारी भाग, दक्षिणी पठारी भाग, दोनों ओर से तटीय मैदानों से घिरा हुआ है। पश्चिमी तटीय भाग, पश्चिमी तटीय भाग पश्चिमी घाट के पश्चिम भाग में स्थित है। पश्चिमी घाट के पश्चिम भाग में स्थित है। अब अगर देखो, अगर हम लोग बात करें, ये हमारे भारत का पूर्वी छोर है, ये पश्चिमी छोर है, तो हम लोग ये दक्षिण के नीचे के बारे में पढ़ रहे हैं। इन्होंने लिखा है, शुरू की लाइन में क्या लिखा है, हाँ ठीक है, यहाँ से नीचे की बात हम लोग पढ़ रहे हैं। ये कह रहा कि पश्चिम में, पश्चिमी घाट के पश्चिम, मतलब कि यहाँ ये पश्चिमी घाट है, ठीक है। ये पश्चिमी घाट उसे कहते हैं कि, मालूम है किसी को, बताओ अंजलि, ध्यान करिए। पश्चिमी घाट है, ठीक है, चलो हम बता रहे हैं आपको। देखिए जैसे हमने आपको बताया है कि भारत में कुछ जगह अधिक वर्षा होती है, ठीक। लिखवाना बहुत जरूरी नहीं है, समझना बहुत जरूरी है।
हमने आपको बताया था कि जब भारत का जो मानसून होता है, जब यहाँ से ये हिंद महासागर है, ठीक है ना, अब यहीं पर आपका विषुवत रेखा है। तो जब ये हिंद महासागर से पवनें चलती हैं यहाँ पर आती हैं, तो जैसे ये विषुवत रेखा को पार करती हैं, विषुवत रेखा यहीं पे, ये श्रीलंका आपका हो गया मान लीजिए, ऐसे अपनी बता रहा हूँ, और ये आपका विषुवत रेखा हो गया, ठीक। विषुवत रेखा मतलब 0 डिग्री। अब कहा जाता है कि जब पवनों का एक गुण होता है कि जब ये विषुवत रेखा को पार करती है तो इनके ऊपर एक बल काम करता है, कोरियालिस बल। कौन सा बल? कोरियालिस बल। तो ये जैसे यहाँ पे आती है तो 2 चीजें होती हैं। यहीं पे केरल है, अब यहाँ से जब मानसून चलता है, यहाँ पहुंचा 2 भागों में बढ़ जाता है। एक सीधा बंगाल की खाड़ी ऐसे होते हुए चला जाता है, अब ये शुरू करेंगे आप, एक धीरे से ही केरल में आके प्रवेश कर जाता है ना। हमने आपको बताया है कि जो मानसून है भारत में सबसे पहले केरल में आता है। भारत में जो मानसून है सबसे पहले कहाँ आता है? केरल में आता है। कब आता है? 1 जून को, ठीक। और 21 जून तक माना जाता है कि पूरे भारत में मानसून आ जाएगा। ये मतलब किताबी बात है। व्यवहारिक में क्या चल रहा है? मानसून के लायक ना तो तापमान बचा है, ना तो पेड़ पौधे बचे हैं, ना तो हम ही लोग बचे हैं। हम ही लोग को मतलब हम लोग गाड़ी यूज कर रहे हैं, हम लोग एसी यूज कर रहे हैं, हम लोग पैदल नहीं चल रहे हैं, हम लोग प्रदूषित हो रहे हैं। तो उसी वजह से तापमान भी तो काम अपना कर रहा है। मानसून देर से आ रहा है वो अलग की बात हो गई, आ रहा है नहीं आ रहा, देर से आ रहा, छोड़ दो। अब ये क्या कह रहा है कि अब ये यहाँ से चूंकि हिंद महासागर में पानी पर्याप्त इसके पास रहता है, तो यहीं से केरल के बाद सीधा यहाँ पर ये पश्चिमी घाट पड़ता है। और जो पश्चिमी घाट पड़ता है ये मानसून रेखाओं के विपरीत ऐसे पड़ता है, मतलब कि अवरोध का काम करता है ये ऐसे, ठीक। अब ये मानसून की जब पहुँचता है तो ये पश्चिमी घाट पे टकराता है। जब टकराता है तो हिंद महासागर से जितना वर्षा लिया रहता है पानी पूरा पूरा पश्चिमी घाट पे बरसा देता है। क्योंकि पश्चिमी घाट इस तरीके से है और ये जो मानसून की रेखा जा रही है वो भी ऐसे जा रही है, यहाँ टकराती है। अब लेकिन टकराने के बाद आधे दूर में ही वर्षा करती है, इतने में। और इसका जो पश्चिमी वाला एरिया है ये वर्षा विहीन हो जाता है। वर्षा विहीन हो जाता क्यों? क्योंकि ये इतने पे ही टकराता है, यही पूरी वर्षा करके फिर मानसून आगे बढ़ जाता है। एक को कहते हैं सैडो क्षेत्र, अभी हम पढ़ाएंगे आपको। तो जो पश्चिमी घाट के 2 भाग हो गए, एक वह वर्षा विमुख क्षेत्र और एक वर्षा मुख क्षेत्र। जहाँ पर वर्षा होती है उसे वर्षा मुख क्षेत्र कहा जाता है, और जहाँ पर वर्षा नहीं होती है उसे वर्षा विमुख क्षेत्र कहा जाता है। इंग्लिश में इसको शैडो भी कहा जाता है, ठीक है। अभी आप समझिए। अब देखिए यहाँ पर ये पश्चिमी घाट पड़ता है। पश्चिमी घाट में ये मानसून एक तरफ घनघोर वर्षा करती है। क्यों? क्योंकि हिंद महासागर से इनके पास पानी पर्याप्त रहता है, और ये पश्चिमी घाट पर्वत पर है, और यहीं पर आपका ये जाता है, क्या कहते हैं, नीलगिरी पर्वत, ठीक। इनसे टकराने के बाद पूरा का पूरा पानी यहाँ बरस जाता है। उसके बाद यहाँ से फिर आगे बढ़ता है, महाराष्ट्र गुजरात जो भी है, फिर यहाँ नर्मदा और ताप्ती नदियाँ मिलती हैं आगे नर्मदा। और अब यहाँ से ये मानसून हवाएं पानी बरस के हल्का हो जाती हैं, और उसके बाद यहाँ से नर्मदा और ताप्ती नदियाँ मिलती हैं। लेने के बाद यहाँ पे पानी बरसता है, कहाँ पर? गुजरात में, ठीक। उसके बाद आगे आपका आता है राजस्थान। अब राजस्थान में वर्षा न होने की क्या कारण है? हम लोग पढ़े हैं ना कि राजस्थान अपने भारत का सबसे सूखा क्षेत्र है। इसके कारण क्या है? सिर्फ 2 कारण है। एक तो ये नर्मदा नदी मान लीजिए हो गई, ये ताप्ती हो गई, ठीक। इन नदियों से पानी लेकर के यहाँ गुजरात में वर्षा हो गई ना। अब ये आपका राजस्थान आ गया। यहाँ पर वर्षा न होने के 2 कारण है। एक तो कोई नदी नहीं है,
भाई यहाँ से पानी उठा, यहाँ बरस दिया, यहाँ से पानी उठा, यहाँ बरस दिया। अब नदी है नहीं, अगर आगे कोई नदी होती तो पानी, हवाओं को पानी मिलता। भाई हवाएं करती क्या है कि जैसे इसमें धूप और हवा अगर चले तो जो पानी गड्ढों में है, नदियों में है, तालाबों में है, धूप के माध्यम से वाष्पीकृत होती हैं। आप देखेंगे अगर पानी गड्ढा खोद के आप छोड़ दो, एक हफ्ता बाद देखेंगे तो पानी कम हो जाएगा, सूखता है ना। हमें आप कुछ तो मिट्टी सूख लेती है, लेकिन कुछ ये जो धूप के माध्यम से वाष्पीकृत होकर तो फिर बादल में चला जाता है। तो बादल को पानी की सहने की एक क्षमता है। जैसे मान लीजिए आपके सिर पे 10 बाल्टी पानी रख दिया जाए, तब तो आप सहन होगी। 20 रख दिया जाए तब क्या करेंगे? पहले के 10 वाला आप गिरा देंगे, यही तो होगा ना। एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ, बादल की भी ऐसी ही क्षमता है। जब पानी वहाँ पर ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ संघनन होने लगता है। संघनन होता है तो जो पानी इकट्ठा होता है वो बूंदों बनने लगता है, वो बड़ी बड़ी बूंदें वहाँ से बनके गिरती हैं। चलो अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये नर्मदा और ताप्ती की जो बात है, यहाँ से पानी लेने के बाद पानी यहाँ बरस जाता है। अब आता राजस्थान में। राजस्थान में एक पर्वत है जिसका नाम है अरावली। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत है ये अरावली। अब ये हवाएं जा रही हैं, अरावली भी इसी तरीके से। अगर ये अरावली ऐसे होती ठीक, तो ये हवाएं यहाँ पे टकराती, कुछ तो पानी बरसती, बचा कुचा करती, चले जाओ। लेकिन एक तो नदी नहीं है और दूसरे जो है कोई अवरोध नहीं है, तो ये क्या करते हैं, सटाक से निकल के चली जाती हैं बिहार में। राजस्थान को काट के राजस्थान चली जाती है बिहार में। एक आध दो नदियाँ वहाँ पर लूनी वगैरह हैं तो अपने आप स्वतः विलुप्त हो गई है। अब देखो ये तो यह मामला हो गया। यहाँ पे जो एक धारा हमने बताया था बसी हुई है, ये एक तो यहाँ से जबरदस्त पानी लिए रहता है, फिर बंगाल की खाड़ी होते हुए जाती है, यहाँ पानी इसको मिलता है। फिर यहाँ पर गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया ये पर्वतमाला है। और इतना पानी लेने के बाद जब ये यहाँ पे टकराता है, मतलब मानसून, तो जितना पानी लिए रहता है हिंद महासागर से, बंगाल की खाड़ी से, सब वहीं पे क्या करता है, गिरा देता है। इसीलिए मेघालय का मासिन राम, पहले चेरापूंजी था, अब मासिन राम विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। पहले क्या था, चेरापूंजी था। और ये दोनों एक ही जगह ही ये दोनों मेघालय में ही, मेघालय एक शहर है, मतलब स्टेट है, राज्य है। उस मेघालय में 2 शहर हैं, एक चेरापूंजी, एक मासिन राम। पहले ये विश्व की सबसे अधिक वर्षा चेरापूंजी में थी, लेकिन अभी क्या है, मासिन राम में हो गई है। अब ये यहाँ से जाने के बाद गारो खासी जयंतिया से टकरा के यहाँ मेघालय में पूरा पानी गिराता है। आगे बढ़ने के बाद इसके पास नदी पर्याप्त नदी है। अभी आपको गंगा मिलेगी, ब्रह्मपुत्र, बड़ी बड़ी नदियाँ इसको मिलती हैं, इस धारा को। ठीक, अब ये भी अपना काम यहाँ कर, उत्तर प्रदेश जैसे बिहार में आती है, बिहार में भी नदियाँ हैं, कोसी नदी और भी जो छोटी मोटी नदियाँ हैं। और बाकी इधर से ये गंगा और ब्रह्मपुत्र दुनिया की नदियों को पानी लेकर के आता है कहाँ, ये भी आके बिहार में दोनों मानसून की धाराएं मिल जाती हैं। और मिलने के बाद बिल्कुल घनघोर वर्षा करती है। कहाँ पर, कोसी नदी के क्षेत्र में। आप देखे होंगे कि कहीं बाढ़ आए ना आए, लेकिन बिहार की कोसी नदी हमेशा जो है बाढ़ से बनी रहती है। इसीलिए बिहार को, मतलब कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब इसमें बाढ़ आती है बहुत तबाही मचाती है, जानवर से लेके पशु पक्षी, इंसान सब पूरे समाप्त हो जाते हैं, खेती वेती सब नाश हो जाती है। तो ये दोनों, चूंकि कहाँ पर, ये कोसी नदी का एक तरीके से डेल्टा है, प्रवाह है, क्षेत्र है, यहीं पे दोनों मानसून धाराएं मिलती हैं। और कोसी नदी के क्षेत्र में घनघोर वर्षा करती हैं। और लगभग यही पूरी वर्षा का लगभग 60% समय भी धाराओं पे यहीं रहता है। क्योंकि जब ये मिल जाती हैं तो मिलने के बाद जैसे इंसान जब मिलता है तो उनका हालचाल होता है ना। हाँ, और कभी कभी कुछ बात बची रहती तो एक जाने की कोशिश करे, दूसरा अरे रुको थोड़ी बात और हो जाए। जेल में 2 महिलाएं बंद थी जेल में, और दोनों अलग अलग जगह की थी।
तो 20 साल तक दोनों को एक जेल में रखा गया। अब 20 साल के बाद जब छोटी बाहर निकली तो कहीं की बहन चलो बाकी की बातें फ़ोन पर किया जाएगा, बाकी की बातें फ़ोन पर होगी, मतलब 20 साल में भी बात नहीं खत्म होगी। ठीक, तो सेम वैसे ही ये जब दोनों मिलती हैं धाराएं, तो भाई यहाँ से बिछुड़ी है, यहाँ मिलेंगी तो काफ़ी दिन तक ये क्या करती है, वहीं घूम फिर के अपना काम करती हैं, पानी बरसती हैं। उसके बाद जब अब जाके ये अभी जो मौसम चल रहा है, अब इनकी बात यहाँ पे खत्म होगी, फिर जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते से वापस आएंगे। ठीक, जब ये वापस आती है तो यहाँ पर ये वाला पानी फिर मिलता है बंगाल खाड़ी वाला, तो ये क्या करता है कि तमिलनाडु में तमिलनाडु में ज़्यादा वर्षा करती है, और जो तबाही यहाँ बिहार मचा रहे हैं उससे थोड़ा सा कम तमिलनाडु में इसे कहते हैं वो वापसी के कुछ शब्द इसके लिए बोला गया है, लौटते हुए मानसून की वर्षा। लौटते हुए मानसून की वर्षा तमिलनाडु में, सवाल बहुत पूछता है कि लौटते हुए मानसून की वर्षा सबसे अधिक कहाँ होती है? तमिलनाडु में। और जाते हुए बिहार में हो जाएगा। तो ये क्या करती है, तमिलनाडु में वर्षा करती है और ये अपना धीरे धीरे फिर वही काम करती है, यहाँ से पानी लेती है, यहाँ वर्षा करते वापस चली जाती है। ठीक, तो ये तो आपके मानसून का काम है, ये करती हैं। ये जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पश्चिमी घाट का जो हमारा पढ़ाई में था कि जो तटीय क्षेत्र है, द्वीप है, यहाँ पर आप देखेंगे कि वर्षा इनको पर्याप्त मिलती है। जैसे अभी हम लोगों ने आपको पढ़ाया था कि मध्यवर्ती क्षेत्र में कहीं की वर्षा मिलती है, कहीं की नहीं मिलती है। राजस्थान में बिल्कुल नहीं मिलती है, बिहार में अधिक मिलती है, लेकिन जो तटीय क्षेत्र है इनको पर्याप्त मात्रा में वर्षा मिलती है। उसी में पश्चिमी घाट का जो मामला है, पश्चिमी घाट के दो तरीके हैं। एक पश्चिमी घाट का पहला वाला क्षेत्र होता है, पूरब वाला क्षेत्र जहाँ पे वर्षा अधिक होती है, और एक पश्चिमी घाट का पश्चिमी क्षेत्र होता है जहाँ पे वर्षा कम होती है। तो एक को वर्षा मुखी क्षेत्र कहा जाता है, एक को वर्षा विमुख क्षेत्र कहा जाता है। थोड़ा सा लिख लो, क्या लिखिए, पश्चिमी घाट के पश्चिम भाग में स्थित है, जो उत्तर की ओर अधिक चौड़ा है, जो उत्तर की ओर अधिक चौड़ा है। तथा दक्षिण की ओर बढ़ने पर यह और सकरा हो जाता है, यह और सकरा हो जाता है।